I'm OP Singh. In this video, I would discuss the GS paper 1 segment of History and Culture 2022. ये पेपर कल ही हुआ है और इस पेपर में दूसरे 2 सेगमेंट्स हैं जो सोशल इश्यूज़ और ज्योग्राफी उसे हम आज इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें डिस्कशन का जो मेन फ़ोकस रहेगा वो ये है, हमें देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं, उनका लेवल क्या है और उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं या कर सकते थे। इसमें हम ये देखेंगे कि 3 और 4 सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट हैं इस पेपर के। वी सी दैट देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस पेपर और उसमें ओनली 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड आउट ऑफ 20 इन दिस। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मेडाइवल इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। ये मेडाइवल इंडिया कल्चर ही है, मेडाइवल इंडिया कल्चर। दिस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया। ये फिर मॉडर्न इंडिया का आ गया और फिर ये एंशिएंट का आ गया, एंशिएंट। और ये भी एंशिएंट एंशिएंट है। तो ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ टोटली ओमिटेड दिस ईयर। ये मैं यहाँ पे आई शुड क्लियर वन थिंग फॉर यू that you cannot anticipate the manner in which examiner thinks. एग्जामिनर ने आपके वर्ल्ड हिस्ट्री को omit कर दिया, इट डजेंट मीन दैट वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन अगली बार नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए। ज़्यादा इस पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस पे से मेडाइवल इंडिया पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो भी देन नेक्स्ट ईयर आपको फिर भी तैयार करना ही पड़ता है। एंशिएंट इंडिया पे सपोज करिए एक भी क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो भी आपको एंशिएंट इंडिया को स्किप नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज में स्किपिंग इज सुसाइडल। ठीक है, तो आप स्किप मत करिए, अपनी तैयारी पे सोचिए, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है उसको रीड करने की कोशिश मत कीजिए। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाता है, सेट करता है, दैट इज हिज वर्क। क्यों भाई, उसको उसका काम करने दो। आप अपना काम करिए ना, तैयारी को इस तरीके से करिए कि यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। ठीक है, और ये जो है कि भई ये डिफ़िकल्ट है, ये ईज़ी है, ये ठीक है, वो सब चलता है। एग्ज़ामिनर में जब हम एग्ज़ाम हॉल में जब हम रनिंग हैंड में लिखते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स हमें याद आ जाते हैं। जो याद आ जाता है उसे लिख देते हैं, जो नहीं आता उसे भूल जाते हैं। हमें सैकड़ों चीज़ें याद होती हैं, नहीं लिख पाते उसमें, उस समय याद नहीं आता। तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला है ही नहीं ये टेस्ट। ठीक है, ये एक तरह से एनालिटिकल होता है। तो वो एग्ज़ामिनर जानना चाहता है कि आपने उस बात को पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ लिया है। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इतना जानना चाहता है, वो भी जानता है 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा नहीं दिए जा सकते। ठीक है? तो आप उस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडाइवल इंडियन टेंपल sculpture represent the social life of those days? हम किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे कि मेडाइवल इंडियन टेंपल, मध्यकालीन भारतीय मंदिर स्थापत्य किस तरह से उस समय के सामाजिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। इसमें है मेडाइवल इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर, एक पार्ट ये। दूसरा पार्ट है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को कैसे मिरर करती है, सोशल लाइफ को ये कैसे उसकी झांकी प्रस्तुत करती है। मेडाइवल आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, मेडाइवल इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर है क्या। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका
जो फॉर्मेट है वो 800 रफली 800 एडी से शुरू होके दिस कंटिन्यूड अप टू 1700 एडी, roughly 1700 AD, and its basic format was prepared in this time period. ये यहाँ तक इसका बन गया था, बाद में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। यही जो फॉर्मेट टेम्पल्स का बन गया था, देयर वर 3 स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। एक तो नॉर्थ इंडिया में थी नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, देन द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द कोर साउथ इंडियन रीजन, and the mixed one that was the Deccan style of architecture और वेशराय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस तरह से हम देखेंगे कि जो फॉर्मेट यहाँ बन गया टेम्पल्स का, वही फॉर्मेट आगे कंटिन्यू रहा। तो इसमें आपको 1-2 पैराग्राफ इस पे लिखने होंगे। ये 150 वर्ड्स का ही है, इसलिए इसमें कोई इंट्रोडक्शन वगैरह देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट वे आप आंसर को शुरू करें। तो यहाँ पे आपको बताएंगे सोमनाथ का टेम्पल है, यहाँ पे ओशिया का टेम्पल है, ओशिया जोधपुर, पालिटाना टेम्पल, इधर खजुराहो के टेम्पल हैं, देन उदयपुर, देन काशी, देन उड़ीसा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, पुरी, कोणार्क। Thereafter we move to South India, means Deccan temples under Pallavas, Chalukyas. इसमें एलोरा एंड बादामी आर वेरी प्रोमिनेंट। बादामी, यहाँ पे केव्स थी वो काटी गई। देन एक्सट्रीम साउथ इंडिया, चोलास टेम्पल्स, पल्लवास टेम्पल्स, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, चिदम्बरम टेम्पल, नटराज टेम्पल, चिदम्बरम। तो इस तरह से आपको टेम्पल्स का एक वो देना है और 3 आर्किटेक्चर जो स्टाइल है उसके बारे में बताना है। मैंने बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मेट यहाँ बन गया वही ब्रॉडली आगे कंटिन्यू रहा। अब यहाँ पे बता दीजिए, एज द लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे लिटरेचर किसी भी समाज की झांकी प्रस्तुत करता है, इन द सेम वे द स्कल्पचर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइफ। तो कैसे करता है, हमें इस साइकोलॉजी को जानना होगा कि ये टेम्पल किसने बनवाए। मोस्ट ऑफ देम वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलिंग क्लासेस and they definitely would reflect the feudal sentiments. रूलिंग क्लासेस ने बनवाए, तो फ्यूडल सेंटिमेंट्स जो थे, जो लोग युद्ध पॉलिटी आदि में इन्वॉल्व रहते, उनके लिए बनवाए गए थे, उनकी सेंटिमेंट्स के हिसाब से बनवाए गए। अपर क्लास, तो हम इसे एलिटिस्ट कहेंगे, एलिटिस्ट नेचर। दूसरा यह है कि हम किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को अगर जानना चाहते हैं तो 2 बातें उसमें खास हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको लाना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इसमें एक तो हमें जेंडर जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस करना चाहिए कि जेंडर पोजीशन क्या है। तो वी नो ऑल that it was a patrilineal society, patriarchal society. No doubt mothers were respected and they were the idol of worship. वो हमें उनकी पूजा करते हैं। तो माता के रूप में, मदर के रूप में जो हमें मिलता है, मदर गॉडेस के टेम्पल्स हैं, 64 योगिनी टेम्पल है खजुराहो में, उससे एक तो ये हमें जानकारी मिलती है। विमेन एज द डांसर्स, आप देखेंगे टेम्पल्स के एक्सटीरियर, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया, द टेम्पल्स एक्सटीरियर वॉल्स आर डेकोरेटेड प्रोफ्यूजली विद द आइडल्स ऑफ विमेन इन द डांसिंग पोस्चर। उसमें भरतनाट्यम पोस्चर भी है, उसमें ओडिसी डांस का पोस्चर भी है, खजुराहो में बहुत ज़्यादा हैं। तो विमेन एज द डांसर्स, देन विमेन एज देवदासी डांसर्स भी होती थी, देवदासीज। इट अंडरस्कोर्स देयर लो पोजीशन। Women here are seen as the object of pleasure. यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। ठीक है, ये पॉइंट्स, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, दूसरे में ही ये 2-3 पैराग्राफ बना लेंगे। तो वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर और एंजॉयमेंट। दैट्स व्हाई द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ खजुराहो, exterior walls of the temples of even Odisha, Bhubaneswar, so they are decorated with the sexual scenes. तो इसमें हम
इससे लिंक कर देंगे इसे, कि ये एलिटिस्ट है नेचर। अच्छा, अब हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। थर्ड, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, जिस भी सोसाइटी को हमें समझना हो, उसमें आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को समझना होगा। कि जैसे हमारी सोसाइटी तो शुरू से ही एक वर्णा कास्ट रिडन सोसाइटी है। तो ये टेम्पल किसने बनवाए थे? राजपूत रूलिंग क्लास। दे वुड cater to the needs of the Rajput ruling class. What about the people who constructed really these temples? तो इन टेम्पल्स में हमें लोअर क्लासेस जो हैं उनकी कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे? उनकी इमेजेस तो है नहीं। दोज हु आर द मेकर्स ऑफ दीज टेम्पल्स, पेजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, स्टोन कटर्स, उनके अंदर मूर्तियां नहीं है। उनकी मूर्तियां नहीं, मूर्तियां किसकी हैं? देवी देवताओं की हैं। देवी और देवता, उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन उनके बनाने वालों की मूर्तियां नहीं है। बनाने वालों को तो अंदर प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गॉड का एक एक और स्वरूप बनाया। जैसे उसका नाम है पतित पावन। पतित पावन, पतित पावन concept of God was evolved just to please the sentiments of the lower classes. लोअर क्लासेस को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। तो पतित पावन idol is seen on the walls of the Jagannath temple, gate of the Jagannath temple of Puri. तो इसका मतलब है कि पतित जो हैं, जो दलित हैं, जो निचली क्लासेस के हैं, उनके दर्शन के लिए भगवान का एक स्वरूप हमने बना लिया। नाउ दे नीड नॉट एंटर द टेम्पल्स। ये हर जगह था, ये पालिटाना में भी था। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे आपको एक तो ये पॉइंट है, जो वैष्णव और शिवा के जो टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, कि इनको अंदर घुसने नहीं जाता। और दूसरा जो हम इसमें पैराडाइम है, वो ये देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उन्होंने भी तो मंदिर बनाए भाई। जैनियों के बहुत सारे मंदिर हैं, दे वर आल्सो डेकोरेटेड। लेकिन उसमें जो वोलप्टुअस टेंडेंसी है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी की टेंडेंसी, बहुत काम डाउन है। जैन जो इमेजेस हैं, दे आर मोर कंपोज, मोर कूल, मोर सेरीन, मोर मैग्नेनिमस, वो योगिक उसमें है। तो इंटीरियर ऑफ जैन्स इज वेरी वेरी, जैन टेम्पल्स इज वेरी वेरी सोबर। और उनका एक्सटीरियर भी उतना एरोटिक नहीं जितना कि हिंदू मंदिरों का है। तो दे वर ऑस्टियर, दे वर सिंपल। और फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ बिलीव्ड इन द सोशल इक्वालिटी। इस वजह से उसमें कास्टिज्म या कास्ट रिलेटेड सोसाइटी का ज्यादा आइडिया हमें नहीं मिलता। हाँ, ये बात जरूर है कि जैनिज्म में भी जो अपर क्लास एलिट है, उसके सेंटिमेंट्स को एक तरह से ध्यान में रखते हुए टेम्पल बनाए गए। तो दिस वे हम इसको एक पैराग्राफ इसमें लिख देंगे, एक इसमें और इसमें बेशक एक और बढ़ा दी, 4 हो जाएंगे यहाँ तक, 5 और ये 6 पैराग्राफ। एंड देन यू कैन कंक्लूड ब्रीफली। छोटा सा आपको इसमें कंक्लूजन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Why did the armies of British East India Company, mostly comprising of the Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? तो ये कहते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेनाएं थी, जिनमें भारतीय सिपाहियों की संख्या काफी अच्छी होती थी, वे जो भारतीय सेनाएं थीं, इंडियन रूलर्स की जो सेनाएं थीं, जिसमें कि जिनकी संख्या ज़्यादा थी और जो काफ़ी अच्छी तरह से जो कि सुसज्जित थीं, जिनके पास इक्विपमेंट था, उनके खिलाफ ये क्यों जीतते थे? तो हम ये देखना चाहते हैं। इसमें सीधे-सीधे इसका जो मैसेज है वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सफलता मिली लोकल इंडियन आर्मीज के खिलाफ, वो क्यों मिली? इसमें टेक्निकल उसमें मत पड़िए। इसमें भी इंडियन सोल्जर्स थे, इसमें भी इंडियन सोल्जर्स थे। इन पे भी हैवी इक्विपमेंट था, इन पर भी था। तो यहाँ तो सब बराबर है। हैं? ये कहने का यहाँ जो इन्होंने पहले पार्ट में इसमें दिखा देंगे कि ये जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ट्रूप्स और इनके ट्रूप्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बता देंगे कि दोनों ही टेक्निकली जो हैं, दोनों ही वेरी वेल इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड।
हैं? और कैसे बताएंगे? जिसको मराठा आर्मीज थी, मराठा आर्मीज ऑफ सिंधिया होलकर, उनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा था, उनके पास आर्टिलरी थी, फ्रेंच जनरल्स उसे ट्रेन करते थे। टीपू सुल्तान के पास भी अच्छी सेनाएं थी और फ्रेंच जनरल्स की मदद मिलती थी, एंड ही हैड ए वेरी ग्रेट आर्टिलरी फोर्स। इसी तरह से जैसे सिख राजा रणजीत सिंह, जो सिख स्टेट था पंजाब का, उनके पास भी बहुत अच्छी सेना थी, सिख स्टेट ऑफ पंजाब, एंड देयर आर्मी वाज ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश, देयर आर्मी वाज ट्रेन्ड बाय द फ्रेंच सोल्जर्स, फ्रेंच जनरल्स वेंटुरा एंड अलार्ड। तो इक्विपमेंट में ये लोग कंपनी से किसी भी तरह से कम नहीं थे, इनकी सेनाओं की संख्या भी ज़्यादा थी, ये पहले उसमें आपको बताना है कि यहाँ पर बोथ वर इक्वली पॉइज्ड। लेकिन फिर ये क्यों जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाई डिड दे विन? तो पहला पैराग्राफ तो इसका यही हो जाएगा, आपको बता देंगे कि बोथ वर ऑलमोस्ट प्लेसिंग देमसेल्व्स ऑन द इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ तक सैनिकों की बात है, इक्विपमेंट की बात है, ठीक है। अच्छा, और फिर आपको ये बताना है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी consistently won the battles against the local Indian armies। ऐसा नहीं कि हमेशा वो जीतते ही थे बैटल्स, वो जीतते भी थे, वो हारते भी थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जीतने वाले बैटल्स की संख्या बढ़ती चली गई। 1757 प्लासी, प्लासी में तो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी। देन 1764 बक्सर, बक्सर में वो जीते, और ये एक रियल बैटल था। इक्विपमेंट इनके पास भी था, इक्विपमेंट जो इंडियन आर्मी थी उनके पास ज्यादा अच्छा नहीं था इसमें, लेकिन वो जीत गए। और इसके बाद फिर 1775 टू 82, 1782 ये फर्स्ट मराठा वॉर, इसमें बराबर रहा मराठा वॉर। इसके बाद फिर 1780 टू 84 हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ये बराबर छूटा, इक्वल बैटल था। इसके बाद फिर 1790 टू 92, 1792 ये दिस वाज द थर्ड मैसूर वॉर। अगर आपको याद है ये सब चीज डेटा तो ये दे सकते हैं आप। इसमें किस लिए जीते अंग्रेज? इसमें इसलिए जीते कि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया था टीपू सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। देन इन 1799 टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द फोर्थ मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द कंपनी मैसूर वॉर में। इसके बाद फिर सिख तो बाद में आए, लेकिन मराठा जो थे, मराठास वर डिफीटेड इन द सेकेंड मराठा वॉर इन 1803 टू 1805। इसमें मराठों को हरा दिया। मराठास वर डिफीटेड बाय द कंपनी। क्यों? बिकॉज मराठास कुड नॉट एक्ट इन यूनिशन। मराठास एक दूसरे का विरोध करते थे, उनमें आपस में मिलके नहीं लड़े। वो फर्स्ट मराठा वॉर में वो मिलके लड़े थे, लेकिन इसमें वो मिलके नहीं लड़ पाए, तो वन बाय वन दे वर ऑल डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटीज बाय द कंपनी। इस तरह से फिर लंबे गैप के बाद द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख पावर, सिख स्टेट ऑफ पंजाब, फर्स्ट सिख वॉर, फर्स्ट एंड सेकेंड। First was in 1844-45, and second was in 1848-49। तो इसमें भी the main reason of the defeat of the Sikh army was the divisions, internal divisions in the Sikh state, as also the Sikh generals played the role of the traitor। अब ये सारे बैटल्स हैं। कंपनी केप्ट ऑन ग्रोइंग इट्स पावर फॉर नियरली 100 years। उनकी अपनी पावर 1857 तक ही बढ़ती रही।
अगर हम उसमें भी 1857 को भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे रिवोल्ट में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो रीजन्स क्या हैं? सिंपल सी बात है। वन रीजन दैट ब्रिटिश were very clear about their goal, their role, and clarity regarding their mission in India. तो उन्हें अपना मिशन याद था और जहां भी वो जाते थे जीतने के बाद उस एरिया पर अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करते थे और इसके साथ ही दे पुट फॉरवर्ड एन आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी उन्होंने दी थी, देते थे कि दिस रूल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो बात अलग है, वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो इस तरह से अपना आइडियोलॉजिकल एक फॉर्मेट तैयार करके चल रहे थे। ठीक है। और जो इंडियंस थे, इंडियंस की संख्या बेशक बहुत ज्यादा थी, उनके पास भी इक्विपमेंट बहुत अच्छा था, बट द डिविजन्स अमंग देम वर द मेन रीजन। दूसरा है कि इंडियंस डिडंट हैव द फीलिंग दैट दिस इज देयर ओन कंट्री, पूरा कंट्री उनका है, ऐसी फीलिंग नहीं आती। Marathas would always find opportunity to hit here without any unition. Marathas हैदर अली के खिलाफ भी खूब लड़े, निजाम के साथ भी खूब लड़े और एका नहीं हो सकता था ऐसी स्थितियों में। ठीक है। तो डिसयूनिटी अमंग द इंडियंस एंड देन देयर फीलिंग लोकल, जो उनका रीजनलिज्म का फीलिंग था। वन रीजन, एक रीजन में एक पावर है, दूसरे रीजन में दूसरी पावर है। वन बाय वन अंग्रेजों ने सभी को हरा दिया। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट थी हमारी, जो नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट थी उस समय बहुत ही लिमिटेड थी। ब्रिटिश नेशनलिज्म वाज ऑलरेडी इन ए मैच्योर सिचुएशन। उनको लगता था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1757 में, फिर उनको लगा कि यार ये तो भाई बहुत अच्छी बात हो गई, हम यहाँ आ गए, वी आर द ट्रेडर्स, नाउ वी वुड गेट द रेवेन्यूज। अब हम जमीन पे कब्जा हो गया, भूमियों पर कब्जा हो, नाउ वी वुड रिक्लेम द रेवेन्यूज। इससे तो हमें डबल मुनाफा हो गया, ट्रेड भी, एक हाथ में ट्रेड का लड्डू और दूसरे हाथ में हमारा जो रेवेन्यूज है यहाँ से मिला तो हम तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो उनके दिमाग में सब चीजें बहुत क्लियर उसमें थी। तो आपको इसमें एक पैराग्राफ तो इस पे देना है, इस पे ज्यादा नहीं देना है, और फिर यहाँ से आपको एक एक करके, अगर आपको टाइम पता है, इसका टाइमलाइन पता है, इट्स गुड। लेकिन अगर टाइमलाइन नहीं पता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें आपको नहीं पता चल पाता, तो आप एक एक करके अपनी बात ऐसे समझाते रहें कि द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, पहली बात। दूसरा, देयर मिशन वॉज नॉट क्लियर, देयर गोल वॉज वेरी वेरी क्लम्सी, वेरी वेरी एम्बिगुअस, वो कंफ्यूजिंग था, उनको पता ही नहीं था वो किस लिए लड़ रहे हैं। एंड दे वुड फाइट इट आउट अगेंस्ट ईच अदर ऑल्सो, अपने आपस में उनमें कोई एका नहीं था। वो ऑन द एक तो एक पैराग्राफ इस पे हो जाएगा, इंडियंस में डिसयूनिटी थी, और तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा पैराग्राफ इस पे हो जाएगा कि द ब्रिटिश वर वर्किंग इन इंडिया विद ए सेंस ऑफ पर्पस, मिशन, they had their clarity of goal, mission was clear, and then they use the trick diplomacy। इसमें ट्रिक और डिप्लोमेसी का भी बहुत रोल है। ब्रिटिश यूज टू प्ले द डिवाइड एंड रूल गेम। डिवीजन तो ऑलरेडी इंडियंस में थे, लेकिन और भी उनको एका नहीं होने देते थे। दैट्स व्हाई दे प्लेड वन पावर अगेंस्ट द ईच पावर। इतना ही है, 150 वर्ड्स, यही इतना ही स्कोप है, इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। अब बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट है? अगर आपको ये सारे फैक्ट्स और डेटा नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट क्या है इसमें? बताओ भाई, क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ याद भी नहीं आता तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया विद द सेंस ऑफ मिशन पर्पस, बाय चांस दे गॉट सक्सेस इन 1757, और फिर इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। वन बाय वन दे सिक्योर्ड द गेन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम 1764। ये थोड़ा सा आपको डेटा तो याद करना पड़ेगा, बिना नॉलेज के तो कोई काम चलेगा नहीं। तो आपको बेसिक जनरल आइडिया तो होगा ही, उसी के बेस पे क्वेश्चन लिखा जा सकता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए।
why was there a sudden spurt in colonial famines in colonial India? Famines in colonial India since the mid 18th century give regions give regions। ये दोनों क्वेश्चन एक ही उस पर स्लाइड पे आ गए हैं। ये पहला वाला जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसी पे देखेंगे। स्पर्ट इन फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरीज। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। कहने का मतलब है, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर इसमें देखेंगे कि व्हाई वाज देयर स्पर्ट सडन स्पर्ट इन द फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मतलब है भारत में जो कंपनी के अधिकार में थे। कंपनी का राइट कब बना था? 1757 में, प्लासी के बाद। प्लासी के बाद उनके कब्जे में क्या गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यहां से आपको शुरुआत करनी है। मिड 18th सेंचुरी यही तो है, मिड 18th सेंचुरी। और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल उन्होंने क्लियर दे दिया आपको, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ये उनके कब्जे में आ गए। यहाँ का नवाब था, नवाब वॉज द पपेट रूलर, नवाब कंपनी के अधिकार में आ गया। और फिर इनके हाथ में 1765 में दीवानी राइट्स आ गए, दीवानी राइट्स। तो यहीं से फेमिन्स का बैकग्राउंड बन गया। कैसे? जो कंपनी थी, कंपनी वॉज ए बिजनेस कंपनी, कंपनी वॉज सिंपली ए ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई ट्रेड करने के लिए आई थी ना। बाई चांस उनके हाथ में ये लकीली बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र आ गए प्लासी की लड़ाई के बाद। उन्हें तो ट्रेड करना ही आता था, दैट्स व्हाई। अच्छा, वो दे बिकेम द रियल पावर इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वो वास्तविक शक्ति बन गए। नवाब तो उनके कठपुतली था। तो बंगाल में जो स्टेट एस्टेब्लिश हुआ 1757 में, स्पॉन्सर्ड स्टेट है, वो प्रायोजित राज्य था। इसका कंपनी द्वारा प्रायोजित राज्य है। इसमें दो सेंटर्स हैं, एक तो नवाब है और दूसरा कंपनी है EIC। दो सेंटर से पावर के, तो पावर इसके हाथ में है और नाम इनका चल रहा है। इसलिए कंपनी ने क्या किया है? कंपनी अनलैश्ड द फोर्सेस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल ऑन द लार्ज स्केल। बंगाल में एक खुली लूट शुरू हो गई। कंपनी यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर फॉर एस्टेब्लिशिंग द इलीगल मोनोपोलीज ऑफ बिजनेस, ट्रेड एटसेट्रा, बाइंग ऑफ द कमोडिटीज एट द डिक्टेटेड प्राइसेस। अगर किसानों से, कारीगरों से सामान खरीदेंगे तो वो सस्ते दामों पर खरीदेंगे, लेसर देन द मार्केट। तो किसानों को, कारीगरों को नुकसान होगा। एंड देन सेलिंग एट द हायर प्राइसेस, हायर देन द मार्केट। तो उनके जो एजेंट थे, उनके एजेंट को क्या कहते थे? गुमाश्ता। उनके एजेंट्स ने पूरे उस पे व्यापार का अधिकार स्थापित कर लिया, जो कि इलीगल था। लेकिन इसलिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कहने सुनने वाला कोई था नहीं, नवाब वॉज पावरलेस। तो बंगाल में एक प्रायोजित राज्य होने से आम आदमी का शोषण होने लगा और प्राइवेट जो ट्रेड है उसकी इविल बढ़ गई। प्राइवेट ट्रेड की वजह से बंगाल की जो जनता थी, आम जनता, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। और फिर तो जो 1765 से 1772 तक जो दीवानी अधिकार मिले, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स, किसको मिले? कंपनी को। उनको ये काम आता नहीं था ज्यादा, तो उन्होंने उसमें सीधे भागीदारी नहीं की। दे यूज द सर्विसेज ऑफ द इंडियन मिडिल मैन, इंडियन जमींदार, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स। उन सबको लेके किसानों पे बेतहाशा प्रेशर डाला और पहला अकाल हमारा 1769-70 में पड़ गया। इस अकाल का मेन रीजन ये था कि कंपनी के जो एजेंट थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, उन्होंने किसानों पर इतना प्रेशर डाला था कि उन्हें अपना बीज भी बेचना पड़ा। जो अगली फसल बोनी थी उसके लिए उनके पास जो सीड है वो भी नहीं रहा। इसकी वजह से अकाल आया। तो ये जो 1757 से लेकर आगे तक हम देखेंगे कि 1813 तक कंपनी
भारत में जो अपने क्षेत्र थे कॉलोनियल इंडिया उसी को कहते हैं, उन क्षेत्रों में से सारे लाभ लेती रही, कंपनी के अधिकारी लेते रहे और अपने ट्रेड को बढ़ाती रही, हैं? और इट वाज़ एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि कारीगर थे, जो कि लोकल पेटी ट्रेडर्स थे, दे एंड द पेजेंट्स, और ये लोग बर्बाद होने लगे। अकाल यहाँ पे हुआ, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, बंगाल वाज़ वाइप्ड अवे। 1/3 जो जनता थी बंगाल की वो साफ हो गई, और इसके बाद भी अकाल जैसी स्थितियां बंगाल में बनी रहीं 1813 तक। अब 1813 में कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की, वो खत्म हो गई। चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट, तो संसद ने उनकी मोनोपोली खत्म कर दी। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन इंडिया, इससे क्या हुआ, इसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंडिया में यहाँ से 1813 से इंडियन जो मार्केट था उस पे इतना प्रेशर डाला, कलकत्ता से, बम्बई से और मद्रास से और अन्य बंदरगाहों से, भारत में जो गुड्स जो भारत में विदेशी सामान है, ब्रिटिश सामान, उनकी सप्लाई बहुत तेजी से हुई। और उससे ये हुआ कि जो लोकल जो इंडस्ट्रीज थी, लोकल हैंडीक्राफ्ट थे, वो सब बर्बाद हो गए। किसान पहले से ही बर्बाद थे और बर्बाद हो गए। तो पहला तो ये हुआ कि इंडियन गुड्स वर ब्रॉट अंडर प्रेशर। विदेशी सामान, इसे हम फ्री ट्रेड का एरा भी कह सकते हैं। फ्री ट्रेड इकोनॉमी का एरा आ गया। अब इसकी वजह से जो प्रेशर था किस पर, जो ग्रामीण थे उन पे ज्यादा आ गया। शहरों के उद्योग धंधे चौपट होने लगे, एंड देन देयर माइग्रेशन स्टार्टेड टुवर्ड्स द रूरल एरियाज। बड़े पैमाने पर जो बिग सिटीज थे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, इन बड़े शहरों के जो उद्योग धंधे थे जब चौपट हो गए, तो देयर वाज ए होलसेल ह्यूमन माइग्रेशन हुआ, तो गांव के ऊपर प्रेशर आ गया। गांव में पहले से ही प्रॉब्लम थी। क्या, जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, आपको याद होगा, द ब्रिटिश इन द मीन टाइम फिक्स द रेवेन्यू पॉलिसीज। पहली तो परमानेंट सेटलमेंट थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसके बाद फिर रैयतवारी सेटलमेंट आया मद्रास और बॉम्बे में 1820s 30s में, और फिर 1830s में फिर आया महलवारी सेटलमेंट। तो चाहे 3 तरह के सेटलमेंट हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट किसानों के ऊपर, चाहे कोई सा भी सेटलमेंट हो, टेक्निकली देयर आर डिफरेंसेस, उनमें टेक्निकल तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुल मिला के तीनों ही सेटलमेंट का एक कॉमन प्रभाव ये पड़ा, एक तो ये पड़ा कि सभी में रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, और सभी में जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था वो बहुत ही हार्श था। इसकी वजह से किसानों पर दबाव आ गया, किसान गरीब हो गए, उनकी फसल फेल हो गई। अगर देखिए, नेचुरल कैलामिटीज तो आती रहती थी, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश नहीं हुई है, और एग्रीकल्चर वाज नॉट इन ए गुड कंडीशन, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर थी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा था। देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, एंड देन द कैलामिटीज वुड आल्सो हैव देयर टॉल। तो 1813 के बाद दोनों तरफ से, एक तो उद्योगों पर जो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट थे उनके ऊपर हमारा प्रेशर बहुत आ गया, और जो किसान थे उनके ऊपर प्रेशर आ गया। और फिर ये प्रेशर ऐसे बढ़ा कि गांव के लोग थे, ये शहर है, मान लो एक सिटी है और ये गांव है कई सारे, तो बहुत सारे लोग गांव की ओर माइग्रेट कर गए, गांव की ओर माइग्रेशन हुआ। तो विलेजेस which were already suffering due to the revenue policies, they were facing pressure, उनके ऊपर फिर और ज्यादा दबाव पड़ा। तो in villages there emerged the classes like craftsmen, like the agricultural labor। तो ऐसे वर्ग हो गए कि जब अकाल पड़ता था या कोई फसल चौपट हो जाती, तो then these people would die not in lakhs but in millions। इस तरह से 1850 से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, कभी कभी मैन मेड भी हो जाता था।
1857-58 में बहुत ज़्यादा दमन हुआ, तो किसान अपनी फसल ही नहीं बो पाए, अपने गाँव छोड़ के भाग गए। देन द रिजल्ट वाज़ द famine ऑफ 1858-59। फिर यूपी में अगर अकाल पड़ा, मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कहते थे, तो फिर उसका असर राजस्थान में पड़ता था, जहाँ से अनाज की सप्लाई की जाती थी। इन उड़ीसा देयर वाज़ ए famine मेनली ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी इन 1866। लगभग 10 लाख लोग मारे गए। वहाँ पे एक तूफान आ गया था, समुद्री तूफान। उसके बाद फिर 1868-69 यूपी में फिर से अकाल पड़ा। देन राजस्थान केम अंडर द प्रेशर। 1874 बिहार में आ गया। देन 1876-78 पूरे के पूरे साउथ इंडिया में जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उनमें आ गए। इधर ये पूरा जो इलाका था, इसमें इसमें इन क्षेत्रों में फेमीन ही फेमीन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाई वाज देयर ए सडन स्पर्ट मतलब राइज इन द फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी? मिड 18th सेंचुरी का कॉन्टेक्स्ट दिया है उन्होंने, मिड 18th सेंचुरी। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखेंगे। मिड 18th सेंचुरी से भारत में अकाल की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। स्पर्ट राइज क्यों हुआ, तो ये पूछा है। तो जैसे कंपनी 1757 में कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी हुआ था, ठीक है। और कंपनी ने जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया, तो फिर वहाँ पर एक तरह से वहाँ की जनता का, किसानों का, कामगारों का बड़ा शोषण हुआ। कंपनी मोनोपोलाइज द बिजनेस थ्रू इट्स एजेंट्स। जब 1765 में कंपनी बिकेम द दीवान इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, रेवेन्यू कलेक्टर बन गई थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा शोषण हुआ आम जनता का। इसका जो असर है वो हमें 1769 70 में पहली बार बड़े पैमाने पर दिखाई दिया, व्हेन देयर वाज ए मेजर फैमिन। मेजर फैमिन, पहला बड़ा अकाल जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 जनता बिल्कुल फिनिश हो गई थी। ये अकाल तो खत्म हो गए, लेकिन इसके असर बहुत लंबे समय तक चलते रहे। फैमिन लाइक सिचुएशन जारी रही। तो कहने का मतलब है, कंपनीज जो टेंडेंसी थी, कंपनीज टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज इट्स इनकम, कंपनीज involvement in the evil of individual trade, companies monopolies of trade and business। इसकी वजह से जो आम आदमी था, किसान था, कामगार था, मीन्स क्राफ्ट्समैन, पेटी ट्रेडिंग जो कम्युनिटी थी, पेटी मतलब छोटे मोटे जो व्यापारी थे, वो बर्बाद होने लगे थे। उसका अकाल के रूप में उसका असर हुआ। फिर 1813 से 1858 के बीच में जो फैमिन्स का बैकग्राउंड बना, वो इसके वजह से बना था कि द कंपनी आफ्टर द चार्टर एक्ट आया था, और कंपनी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में विदेशी सामानों की बाढ़ आ गई। जो विदेशी गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स, इंग्लिश जो गुड्स हैं, वो भारत में बड़े पैमाने पर डंप किए गए, और ये पूरे इलाकों में जो कामगार थे, खेतीहर भी और कामगार भी, उन पर बहुत फर्क पड़ा। हैंडीक्राफ्ट्स केम अंडर हैवी प्रेशर, and then flow of people migration from rural areas to the urban centers। रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स की ओर माइग्रेशन हुआ। अब वो अर्बन सेंटर से रूरल एरियाज की ओर माइग्रेशन जब हुआ, अब गांव की कंडीशन पहले से ही खराब थी। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज, वेदर इट वाज द परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट और द रैयतवारी सेटलमेंट, कोई सा भी सेटलमेंट क्यों ना हो, किसानों पर सबका असर नेगेटिव ही पड़ा। ऋण की कोई सुविधा सरकारी थी नहीं, महाजनों के पास जाना पड़ता है। दे इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। और फिर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी, एग्री प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी कम थी।
और घट गई। इट रिजल्टेड इन द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। तो जो खेती पर निर्भर जो लोग थे, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई। ऐसा नहीं कि शहर में प्रॉब्लम नहीं थी, शहर में भी थी। जिनके पास कोई ज़रिया नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, वो और भी ज़्यादा परेशान थे। तो फिर मौसम की मार, कभी सूखा, कभी बारिश, ठीक है? और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। द गवर्नमेंट एटीट्यूड वाज़ क्वाइट कैलस। और फिर इस सब का परिणाम ये हुआ, 1850 के बाद तो अकालों की बाढ़ सी आ गई थी। द famines became very frequent and recurrent, 1859, 60, then 1860, 61, then 1866 उड़ीसा famine, then 1868 फिर से यूनाइटेड प्रोविंसेस में आया, 68, 69, then 1874 बिहार, then 1876 to 78, 78 from in Bombay and Madras presidencies, then in 1890s in Punjab and northwest provinces as well as in South India, पूना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये अकालों का ऐसे सिलसिला चलता रहा। इसके लिए कुछ तो सरकार की पॉलिसी ज़िम्मेदार थी, कुछ खेती करने का तरीका भी ज़िम्मेदार था, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के जो असर थे, मिले-जुले थे। हाँ, अमूमन उसका नुकसान किसानों को ही होता था। तो दीज़ इसलिए हम ये कह सकते हैं, एक तो पॉइंट इसमें बन जाएगा 1757 इससे शुरुआत हो गई थी। कंपनीज़ इनइक्वल ट्रेड पॉलिसीज़, मोनोपोलीज़, जो आम आदमी का शोषण है, उसकी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था। फिर जो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, उससे जो माइग्रेशन हुआ, लाखों लोग शहर छोड़कर गाँव की ओर चले गए। गाँव में ही क्या रखा था? गाँव में कौन-सी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी पहले से ही। तो मोर पीपल came to the villages, more pressure on the village economy, which was already suffering due to the land revenue policies of the government. इस तरह से 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही ये बैकग्राउंड बड़े भीषण अकालों की बनने लगी थी। तो यहाँ से फिर अकाल फिर इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए कि एक अकाल होता था, उससे संभलें, इससे पहले दूसरा पड़ जाता था। एक क्षेत्र में अकाल आया, यूपी में अकाल आया, पहले उसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहते थे। यूपी में अकाल आया, तो राजस्थान ऐसे ही अपने अकाल की चपेट में आ जाता था। हैं? उड़ीसा में अकाल आया 1866 में, तो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल आ जाता था। तो अकाल एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। बस आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स and the territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन है, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन है वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन वो मिड 19th सेंचुरी से ही उसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी बड़े पैमाने पर। तो इसमें 2 पार्ट हैं। बेटर ये होगा कि हम दोनों पार्ट्स को अलग-अलग कर लें। पॉलिटिकल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक पुनर्संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। और एक हम कर लें इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, तो इट वुड बी कन्वीनिएंट फॉर राइटिंग ए सिस्टमैटिक आंसर। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको डलहौजी के टाइम में जाना पड़ेगा। डलहौजी वाज ए गवर्नर जनरल 1848 टू 56 वो गवर्नर जनरल रहा था। एंड वी ऑल नो दैट डलहौजी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन नेटिव स्टेट्स ऑन वन और द अदर ग्राउंड। उसने 7 स्टेट्स को तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई करके हड़प लिया था। अवध को उसने मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हड़प लिया था। पंजाब वाज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटराइट वॉर। तो जो डलहौजी के एनेक्सेशंस थे
वहाँ से ये सिचुएशन बनी कि अब रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे बहुत सारी टेरिटरीज़ मिली इन्हें, बहुत सारी टेरिटरीज़ इन्हें मिली अंग्रेज़ों को, इन्होंने कैप्चर की। तो जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी पहले, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एनडब्ल्यूपी ये थी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। जब ये टेरिटरी जीती तो 1853 में 1853 में ये जो टेरिटरीज़ थी जिसे हम सागर और नर्मदा की टेरिटरीज़ कहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, ये इसके साथ जोड़ दी इन्होंने। तो 1853 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और जो नर्मदा और सागर की जो टेरिटरीज़ थी वो इकट्ठी कर दी, ठीक है? और पंजाब जो था, पंजाब वाज़ कैप्चर्ड इन 1849। पंजाब के साथ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को भी रख दिया, एनडब्ल्यूएफ, जो बाद में एरियाज़ थे, फ्रंटियर एरियाज़ थे, वो बाद में तो ये पंजाब हो गया, पंजाब, ये नॉर्थ वेस्ट तो ये एक साथ कर दिए। और यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले से ही अलग थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। यहाँ पे एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसीज़ थी। अब हुआ क्या कि व्हेन अवध वाज़ एनेक्स्ड, जब अवध का एनेक्सेशन हुआ, तो ये जो एरियाज़ थे, ये वाले अवध के, ये भी इसमें जोड़ दिए गए। तो एनडब्ल्यूपी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के साथ और मिला क्या दिया गया? अवध मिला दिया, अवध, एंड देन प्लस और क्या मिला दिया? फिर ये ये जो सागर सागर एंड नर्मदा, ये टेरिटरीज मिला दी। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कितना बड़ा हो गया फिर। ये सब जो छत्तीसगढ़ का आज का इलाका है, बहुत सारे एमपी के इलाके हैं, वो मिला दिए। तो ये प्रोविंसेस बहुत बड़ी हो गई। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश reorganized these territories for convenience, for their own convenience, for the economic exploitation, for the good governance कह सकते हैं कि टेरिटरीज मैनेजेबल होनी चाहिए। अब ये तो मैनेजेबल थी नहीं कहीं। फिर 1861 में उन्होंने इसको अलग कर लिया, इट वाज सेग्रीगेटेड, इसको अलग करके और इसमें नागपुर टेरिटरीज मिला दी। नागपुर को उन्होंने जीता था, नागपुर, इसने डलहौजी नागपुर को 54 में या 53 में नागपुर को मिला लिया था। तो नागपुर और इसको लेके इन्होंने एक सेंट्रल प्रोविंसेस बना ली, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर इधर इस साइड में असम था। असम की जो टेरिटरीज थी, क्यों? बर्मा युद्ध हुआ था, बर्मा युद्ध के बाद उनका असम पे पकड़ मजबूत हो गई थी। और तो असम को उन्होंने 1874 में एक कमिश्नर, चीफ कमिश्नर का प्रोविंसेस बना दिया था। 3 तरह की प्रोविंसेस होती थी, एक तो गवर्नर्स प्रोविंसेस, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंसेस और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो पहला जो जो रीऑर्गेनाइजेशन का, रीजिग का जो सिस्टम था, वो किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। अब हम आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन को हम बाद में लेंगे। लॉर्ड कर्जन के टाइम में जब हम आ जाते हैं, तो कर्जन चाहता था कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, वो मैनेजेबल होनी चाहिए। तो उसने बहुत बड़े पैमाने पर रीऑर्गेनाइजेशन किया। जैसे 1901 में उसने पंजाब से एनडब्ल्यूएफपी को निकाल दिया, एनडब्ल्यूएफपी, और इसे एक तरह से कमिश्नर प्रोविंस बना दिया। पंजाब अलग हो गया, ये अलग हो गया। बाद में फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कब हुआ ये? 1905। बाद में इसको 1936 में एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया, गवर्नर्स प्रोविंस बना दिया। किसकी डिमांड पर? जिन्ना की डिमांड पर। ऐसे ही 1902 में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इसका नाम बदल के इसको यूपी कर दिया, यूनाइटेड प्रोविंसेस अवध एंड आगरा, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। तो इसको फिर बाद में
इसको पूरा का पूरा दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया गया? एक अलग प्रोविंसेस का। तो इसमें हम जैसे 1905 में उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन वाज़ वेरी मच ए काइंड ऑफ न्यू पैराडाइम। बंगाल पार्टीशन जब वो करेंगे तो बहुत सारे की चीज़ें लाएँगे। बंगाल पार्टीशन किया तो उसमें क्या हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के साथ तो उन्होंने असम को मिला दिया, असम, ईस्ट बंगाल प्लस असम। और वेस्ट बंगाल के साथ उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज इनसे सेंट्रल प्रोविंसेस से ले ली, तो इस तरह से ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मिला दिया। अब फिर 1903 में उन्होंने ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस बनाई थी, कब ये बनाई थी 1861 में। सेंट्रल प्रोविंसेस को सीपी के साथ उन्होंने निजाम से बरार का एरिया ले लिया। इस तरह से निजाम के साथ लॉर्ड कर्जन का काफी टेंशन हो गई थी, बड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन उसने इसको ऑर्गेनाइज किया। अब क्योंकि पार्टीशन ज्यादा ठीक चला नहीं, तो 1911 में पार्टीशन को रद्द करने की डिमांड कर दी, और फिर रद्द हुआ कब? 1912 में। तो 1912 में बहुत बड़ा रेजिंग हुआ। कैसे? अब ये ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों अलग कर दिए, फिर से ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों मिला दिए। असम को अलग कर दिया। असम वाज गिवन ए सेपरेट स्टेटस इन, और फिर बाद में उसको 1919 के एक्ट में उसको एक अलग से प्रोविंस का दर्जा दे दिया, वो गवर्नर्स प्रोविंस बन गया। अच्छा, अब उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया बंगाल से। बंगाल अभी भी बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया, एक अलग प्रोविंस दे दिया, और ये अलग ही रहे, बहुत दिन तक ये इकट्ठे रहे, इनमें भी कोई एका नहीं था। 1936 में इनको दोनों को अलग कर दिया, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया, समझ गए नहीं? इस तरह से एक रेजिग हुआ। और फिर ये हुआ, जैसे सिंध था, सिंध यहाँ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी थी, तो सिंध को 1936 में सिंध को अलग कर दिया। अब इतने डेटा तो आपको देखो याद रहेंगे नहीं, इतना डेटा आपको याद नहीं रहेगा। जितना याद रह जाए, 2 फेजेज में से करो। एक तो डलहौजी का फेज, बल्कि 3 में कर सकते हो, डलहौजी का फेज, एक लॉर्ड कर्जन का फेज। बड़े पैमाने पर यही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। फिर उसके बाद जब कर्जन की पॉलिसी फेल हो गई, तो उसके बाद 1912 में बहुत बड़े पैमाने पर रेजिग हुआ, और फिर 1932 में जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने घोषणा की थी कि हम सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग से प्रोविंस का दर्जा दे देंगे, और वो दे दिया उन्होंने 1936 में। इस तरह से 1936 में हमारे यहाँ भारत में 11 प्रोविंसेस थी, और बर्मा को उन्होंने अलग कर दिया। तो दिस वाज द रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेशक आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहो तो थोड़े बहुत फैक्ट्स आप उसमें दे सकते हो। अब हम दूसरी डायमेंशन लेते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, उस पे आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। तो 1857 की रिवोल्ट के बाद 1858 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद 1861 में आया, जिसमें काउंसिल्स बढ़ाएंगे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। फिर आप जानते होंगे 1892 में कांग्रेस की मांग को पूरा करने के लिए काउंसिल्स एक्ट आया, काउंसिल्स एक्ट। देन मोर्डेमेंटो रिफॉर्म्स, देन 1919, देन 1935। ये लिखना है आपको। काउंसिल का एक्सपेंशन होता रहा है। इसके बाद दूसरा इसमें आएगा कि जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में क्या हुआ, 1853 से ओपन कंपटीशन कर दिया इन्होंने 1853 में। तो एज थी कितनी थी? 23। हायर एज लिमिट 23 थी। 1859 में उसकी एज लिमिट को घटा के कितना कर दिया गया? 22। 1866 में घटा के 21 कर दिया गया। 76 में घटा के उसको 19 कर दिया गया। और फिर 1879 में वो एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज ले आए थे, सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए। और उसके बाद से 92 तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ।
1892 तक कोई एग्जाम नहीं हो। 92 में एचिसन कमीशन आया, एचिसन कमीशन, उसकी सिफारिशों को मानते हुए उन्होंने 3 टियर सर्विसेज का प्रोविजन बनाया और फिर से जो सिविल सर्विसेज की अपर एज लिमिट है वो कितनी रखी गई, 19 से बढ़ा के वो कर दी गई 23। लेकिन पहला जो एग्जाम था इंडिया में वो 1922 में हुआ था फरवरी में, और इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में ये हुआ था। तो ये आपको इसमें बताना है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने 1857 की रिवोल्ट के बाद बहुत चेंज किया। दे प्लेड डिवाइड एंड रूल गेम इन द आर्मी। रेजिमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द नेम ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन एटसेट्रा। आर्मी में उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनका परसेंटेज फिक्स कर दिया 1/3। गुड इक्विपमेंट वुड बी रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्योंकि वो डर गए थे अंग्रेज। तो ये सब चेंजेस आपको बताने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में जैसे उन्होंने 1861 में एक हाई कोर्ट्स एक्ट बनाया और हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट्स उन्होंने सेटअप कर दिए, हाई कोर्ट्स, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1889 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उन्होंने समाप्त कर दिए। दे टुक द डिसीजन टू एबॉलिश द सुप्रीम कोर्ट। ये वो सुप्रीम कोर्ट से अलग है जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव री भी हुआ। हो गई बात समझ में? इतना आपको 4-5 पैराग्राफ में ये दे देंगे, क्योंकि ये है 250 वर्ड्स का आंसर है, तो इसमें आपको काफी कुछ लिखना पड़ेगा। 250 वर्ड्स भी छोटा भी स्पेस नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, कंटेंट है। फिर वही बात आ जाती है क्या फिर वो बात आ जाती है कि जितना मुझे याद है मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। मैं कोई एग्जाम में थोड़े बैठा हूँ, मैंने लिख दिया मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये सारे डेटा फैक्ट्स आपको जरूरी नहीं कि सारे याद ही रह जाए, लेकिन मोटी मोटी बातें याद रह जाए तो वो सफिशियंट है। मोटी मोटी बातें याद रह जाए तो ब्रॉडर आइडिया आपको याद होना चाहिए। यू शुड कन्वे द मैसेज और विद ए फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा, तो फिर उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है भाई। गुप्ता एज लिख लो यहाँ पे, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड मतलब पीरियड बोले तो गुप्ता डायनेस्टी आ जाएगी इसमें, गुप्ता डायनेस्टी। इसमें वाका टकाज भी आ जाएंगे, जो उनके टाइम में थे वाका टकाज भी आ जाएंगे, वाका टकाज, बस ये आ जाएंगे। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन उनका, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत अचीव द लेवल ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड, कालिदास, ये हुए। साइंटिफिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हुई। वराह मिहिर, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे, भास्कराचार्य वन है। इसके अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन प्राकृत लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। मेटल एंड मेटलर्जी, मेटल एंड मेटलर्जी उसमें प्रोग्रेस हुई। अच्छा, उसमें आयरन प्लर ऑफ मेहरौली, मेहरौली में एक आयरन प्लर है, मेहरौली में आयरन प्लर है। और फिर जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स ऑफ गुप्ताज, गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ताज, दे आर द क्लियर मार्क ऑफ द आर्टिस्टिक न्यूमिस्मेटिक गुप्ता आर्ट। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। गुप्ताज के पास रिसोर्सेस थे। इट वाज इन देयर टाइम्स दैट टेम्पल आर्किटेक्चर acquired its form. It was in their time that sculpture acquired its climax. स्कल्पचर का डेवलपमेंट 2nd सेंचुरी BC से शुरू हो गया था, बट इट एक्वायर्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया अंडर द गुप्ताज। देन स्कल्पचर आर्ट ऑफ एट मथुरा, सारनाथ, सांची, अमरावती, ये सब काफी आगे बढ़ गए। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, बेशक वो प्री गुप्ता एज का है, लेकिन इस समय भी गांधार में काफी आइडियाज बनाई गई, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर आर्किटेक्चर में, टेम्पल आर्किटेक्चर तो शुरुआत की फेज में थी, तो इट वाज इन द देयर टाइम दैट दे
they contributed to the Nagara style architecture. Nagara style of architecture. Nagara style of architecture, North Indian style of architecture, acquired all its basic features. एक तो कर्वीलिनियर शिखर बन गया, जैसे एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर इस तरह से कर्वीलिनियर शिखर बनाते थे, इस तरह से कर्वीलिनियर शिखर, और वो जो शिखर है ये एक गर्भगृह है, मंदिर का गर्भगृह, इसके ऊपर उन्होंने इस तरह से करके ये क्रूसीफॉर्म शेप का शिखर बना दिया, क्रूसीफॉर्म। देवगढ़ में, देवगढ़ नियर झांसी हैज द टॉलेस्ट टेम्पल, टॉलेस्ट शिखर ऑफ द गुप्ता एज। तो बेसिक फॉर्मेट ऑफ द टेम्पल्स वाज अचीव्ड इन द गुप्ता एज। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। स्कल्पचर में गुप्ताज का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है स्कल्पचर में। टेम्पल आर्किटेक्चर में शुरुआत है, केव आर्किटेक्चर कंटिन्यू करा। केव आर्किटेक्चर में गुप्ताज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। केव्स वर कट इन अजंता, केव्स वर कट इन बाग, और फिर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द पेंटिंग्स। अब इन सब पे आप 5-6 पैराग्राफ आराम से लिख सकते हो। 125 वर्ड्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे ना, आधा इस पे लिखना पड़ेगा, आधा चोला पीरियड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं गुप्ता एज टू सम एक्सटेंट कैन बी कॉल्ड एज अ क्लासिकल एज, एज ऑफ द ग्रेट कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चोलाज का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं चोलाज का कंट्रीब्यूशन। देखिए चोलाज जो थे, चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन कह रहा है, तो हम देखेंगे इंडिया में, साउथ इंडिया में ये जो चोलाज थे यहाँ रूल करते थे, चोलाज ये वाला एरा का, और इन्हीं का कंट्रोल फिर इन पे भी हो गया था, चेराज पे। ये चोलाज की कैपिटल थी तंजावुर। ये उसके और सिटीज थे जैसे कांचीपुरम, चिदम्बरम, यहाँ पे पूरा ये चोलाज थे। और चोलाज के यहाँ पे उनके टाइम में कौन थे, उसमें राष्ट्रकूटाज थे, राष्ट्रकूटाज। पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर आपको करना पड़ेगा कि हम चोला पीरियड को चोला नहीं मान सकते, केवल डायनेस्टी पीरियड की बात कर रहे हैं। वो चोला डायनेस्टी नहीं कहा उन्होंने। जो स्टूडेंट गलती करते हैं ज्यादातर, वो उस टर्म्स को नहीं समझते ढंग से। चोला पीरियड, चोला डायनेस्टी तो गलत है। चोला पीरियड अलग है, चोला डायनेस्टी अलग है। चोला पीरियड में चोलाज भी इंक्लूड करेंगे और राष्ट्रकूटाज भी इंक्लूड करेंगे। राष्ट्रकूटाज रूल फ्रॉम नियरली 755 टू 974, और इसके बाद इधर इनके बाद जो आए यहाँ पे चालुक्याज ऑफ कल्याणी 974 अप टू द 12th सेंचुरी, एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें करना पड़ेगा। चोला एज की बात कर रहे हैं, तो इस एज में जो भी टेम्पल्स बने उनका ध्यान रखना पड़ेगा। चोलाज का एज क्या है, रफली फ्रॉम 846 टू द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, ये चोलाज का फेज है। तो पहले तो टाइम कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दीजिए आप पहले पॉइंट में, और फिर आगे अब उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कंट्रीब्यूशन में उनके सेंटर्स अलग अलग कर लो। जैसे बेटर ये होगा कि आप राष्ट्रकूटाज का अलग कर दीजिए। राष्ट्रकूटाज कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, प्राकृत। देयर एलोरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, एलोरा में करीब 34 केव्स हैं, और उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध सभी के लिए हैं वो। एंड एलोराज फेमस कैलाशनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन southern style. तो Rashtrakutas contribution to language, literature, Kannada, etc. it's unmistakable, and their contribution to the cave construction, ये इसमें आर्किटेक्चर भी है और स्कल्पचर भी है। तो ये करना आपको जरूरी है, एक पॉइंट में ये क्लियर कर दीजिए। Ellora caves were famous for the Kailashnath temple, which was wholly a rock cut temple. Rocks were cut, dedicated to the Jains, dedicated to the Hindu,
गॉड्स लाइक विष्णु, एक तो इसमें 16 नंबर केव में है, तो ये बताएंगे आप 16 में ये है, और दशावतार केव इज 15 नंबर, ये बताएंगे आप इसे। फिर इसमें चालुक्याज, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, तो दे कंटिन्यूड देयर प्रोग्रेस इन द सेम एरिया। उनका जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल उसी तरह का था। इसमें पेंटिंग्स भी, थोड़ा बहुत पेंटिंग्स भी आ जाएगा इस वाले में, इसमें भी आ जाएगा। अब फिर अब मेन जो है, क्योंकि आपको तो लगता है ना भाई चोला ही इसमें सब कुछ है, तो आ जाइए अब चोलाज पे। चोलाज पे आएंगे तो चोलाज कंट्रीब्यूशन टू तमिल कल्चर, तमिल तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज एक्वायर्ड द क्लासिकल स्टैंडर्ड, तमिल लैंग्वेज एक्वायर्ड द क्लासिकल स्टैंडर्ड, क्लासिकल स्टैंडर्ड पहला। They contributed to the growth of Vaishnavism, Vaishnavism, Shaivism, Shaiv Nainars, Alvars, Nainars, Alvars जो शैव सेंट्स थे, वैष्णव सेंट्स थे, वैष्णव सेंट्स थे, उनका उनका कंट्रीब्यूशन देखिए। वैष्णव आचार्य, शैव आचार्य, साउथ इंडिया में शंकराचार्य का कोई कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकता है। ये कह रहे हैं हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, चोलास contributed to the growth of the Tamil culture, Indian culture in the Southeast Asian countries, in Sri Lanka. ये उनका contribution है। Cholas contributed to the development of the Dravidian architecture, the great temples constructed at Chidambaram, Nataraj temple, Gangaikonda Cholapuram temple, Chola Vijayaleshwar temple, Kumbakonam temple, other temples like Madurai। चोलास के टाइम में जो पांड्यास थे मदुरई के यहाँ थे, बेशक उनके कंट्रोल में थे, लेकिन वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में द्रविडियन आर्किटेक्चर वाज टेकन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, आपको ये बताना है। टेम्पल आर्किटेक्चर वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द स्कल्पटिंग वर्क, स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स एज वेल एज ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इन ब्रॉन्जेस, चोलास ब्रॉन्जेस, जो चोलास की जो ब्रॉन्ज आइडल्स हैं, दे आर वर्ल्ड फेमस। ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ चोला किंग्स, क्वींस, गॉड्स, गॉडेसेस, दे range from a few inches tall to the life size, the famous Nataraj bronze. They were all constructed on the largest scale. Paintings were used for decorating the interior of the temples. समझ गए। इन सभी क्षेत्रों में चोलास का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, और राष्ट्रकूट का अपनी जगह है, इनका अपनी जगह है। तो वट एवर द फॉर्मेट ऑफ द तमिल कल्चर वॉज acquired, whatever the format of the Tamil culture was set up in the Chola times, that continued for many years even to this day in South India. और ये क्यों हुआ? बिकॉज चोलास कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, उस रिसोर्सेज के बेसिस पे ही तो उन्होंने सब किया, रिसोर्सेज के बेसिस पे उन्होंने सब किया। बेशक नो डाउट दे वर द followers, believers of Shaivism, yet they did not do anything wrong against the other religions. Buddhism also continued to flourish in their times. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से आगे ले जाएंगे, समझ गए नहीं? अब ये देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, 13th ही है। अब ये 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आप लोग पता नहीं सोचेंगे एग्जाम में आपके दिमाग में सब बातें आएंगी नहीं आएंगी। ये तब आती हैं जब हम वेल रेड होते हैं, तब आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता चलूंगा, आप कहते चलें हाँ सर ये तो कराया था आपने, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले एक ये ले लो,
इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर में लॉयन ले लीजिए पहले, लॉयन का क्या सिग्निफिकेंस है? लॉयन, लॉयन का सिग्निफिकेंस आप ये देखिए, लॉयन इन बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म, तो बुद्ध की बर्थ की इंसिडेंट को लॉयन सिग्निफाई करता है। लॉयन पिलर्स ऑफ अशोका, पिलर्स ऑफ अशोका, अशोक के लॉयन पिलर्स हैं, कहाँ से? नंदनगढ़, गौरिया नंदनगढ़, और अशोक का सारनाथ का पिलर है, सारनाथ, ठीक है। अच्छा, अब लॉयन इन बुद्धिज्म हो गया, लॉयन इन जैनिज्म, जैनिज्म, जैन धर्म में लॉयन का कहाँ है सिग्निफिकेंस? लॉयन इज बेसिकली ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो महावीर जो 24 तीर्थंकर हैं, महावीर, महावीर उनका उनका सिंबल है। एलोरा केव्स में महावीर की एक लॉयन के ऊपर बैठे हुए एक मूर्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है महावीर। लॉयन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म। अब आ जाते हैं हिंदू रिलीजन, वैष्णव और शैविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो हु नोज नॉट अबाउट नृसिंह? नृसिंह के बारे में कौन नहीं जानता? लॉर्ड विष्णु incarnated 10 times from time to time. नृसिंह was one of his incarnations. नृसिंह एक उनके इनकारनेशन थे, ठीक है नहीं है? और नृसिंह मतलब ह्यूमन एंड लॉयन प्लस ह्यूमन, लॉयन हैड ह्यूमंस, ह्यूमन, नृसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप की कहानी है, सब लोग जानते हैं। नृसिंह की जो आइडल्स हैं वो बहुत मिली हैं हमें। नृसिंह की कहाँ से मिली है? हमें मिली हैं जो देवगढ़ का मंदिर है, दशावतार, दशावतार, यहाँ से दशावतार टेम्पल एट देवगढ़, देवगढ़ नियर झांसी, यहाँ से नृसिंह अवतार की मिली है। इसके अलावा नृसिंह की मिली है हमें मिली है हमें जो आइडल मिली है वो मिली है हमें उदयगिरी केव से, उदयगिरी केव्स इन सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास उदयगिरी केव से नृसिंह की इमेजेस मिली हैं। फिर हमें मिली है 10 इनकारनेशन केव जो एलोरा में है। एलोरा में एक दशावतार केव है, केव नंबर 10 इनकारनेशन केव, उसमें हमें नृसिंह की इमेज मिली है। कितनी है? केव नंबर 15 उसमें नृसिंह की मिली है। तो वह है कि नहीं हमारी माइथोलॉजी नृसिंह से संबंधित? वो कथा भी पता है आपको, आर्ट और आर्किटेक्चर में उसका किस तरह से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शैविज्म में। शैविज्म में लॉयन का क्या महत्व है? तो लॉयन इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। जो कैलाशनाथ टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? एलोरा में। उसके ऊपर जो है वो 4 लॉयन है, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, उसके एलोरा में उसमें 4 लॉयन है एज द गार्जियन, एज द गार्जियन, एज द गार्जियन ऑफ 4 डायरेक्शंस। और फिर इसी समय जो हम देखते हैं कि जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, वो इसमें आ जाएगा, लिंगराज टेम्पल वैष्णविज्म में आ जाएगा। उसका एक सिंह द्वार है, बड़े भारी भरकम सिंहों की मूर्तियां हैं जो द्वार पर लगी एज ए गार्जियन। और फिर हु नोज नॉट महिषासुर मर्दिनी दुर्गा is reflected, Durga killing the demon Mahishasur is picturized, is demonstrated in various temples. एक तो महिष मंडप ही है, महिष मंडप, मंडप कहाँ है ये किसने बनवाया था मंडप? ये नरसिम्हा उसने बनवाया था, महेंद्र ने बनवाया था महिष मंडप।
फिर महिषासुरमर्दिनी जो केव है, वो एलोरा में है, महिषासुरमर्दिनी, उसमें उनको दिखाया गया है, महिषासुर को मारते हुए दिखाया गया है। तो ये हमारा हो गया लॉयन का। अब हम बुल फिगर को देखते हैं। बुल फिगर, बुल फिगर इज़ वेरी वेल रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन, इन द इंडियन फोकलोर्स। कैसे? हड़प्पा में बुल फिगर है, हड़प्पा, हड़प्पन बुल ऑन द शील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द आइडल्स। कौन नहीं जानता उसमें। फिर हम आ जाते हैं बुल एसोसिएटेड विद आदिनाथ, आदिनाथ और ऋषभदेव, और ऋषभदेव द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव, उनके साथ बुल का बहुत गहरा रिलेशन है। आदिनाथ की जो मूर्तियां मथुरा में मिली हैं, वो बुल फिगर के साथ मिली हैं। अच्छा, अब हम बुद्धिज्म में आ जाते हैं। बुद्धिज्म में अशोक का जो स्तंभ है, अशोक, अशोकाज पिलर, अशोकाज पिलर एट रामपुरवा, रामपुरवा, दिस पिलर इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द हड़प्पन बुल। बुल जो है, जो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी है, उसमें भी बुल फिगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक टैन बुल की कहानी है जो जो कि चाइनीज माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। समझ गए? अच्छा, अब हम आ जाते हैं नंदी बुल। नंदी एज द व्हीकल, एज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा, व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवा। और नंदी श्राइन है कहाँ पे? एलोरा में एक नंदी श्राइन है, कैलाशनाथ मंदिर के सामने ही एलोरा में नंदी श्राइन है, नंदी के प्रति समर्पित है। ठीक है, इस क्लियर? तो इस तरह से हम इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। ये 250 वर्ड्स का है, तो हमारे पास भी मटेरियल लिखने का बहुत ज़्यादा है। इन पे आप एक-एक पैराग्राफ लिख सकते हैं सब पे। एक-एक पैराग्राफ लिख देंगे, 5-6 पैराग्राफ इस पे हो जाएँगे, 5-6 पैराग्राफ इस पे हो जाएँगे। क्लियर? हुँ? तो इस तरह से हम देखते हैं, we see the that if we focus इफ वी फोकस ऑन द एनसीईआरटी, मैंने अब तक देखा कि एनसीईआरटी को जो लोग बेस बनाते हैं और उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो उनका आंसर पूरा हो जाएगा। यू मे नॉट बी रिकॉलिंग सो मैनी एग्जाम्पल्स, आप इतने सारे एग्जाम्पल्स को रिकॉल नहीं कर सकते एग्जाम के प्रेशर में। कुछ तो रिकॉल कर सकते हैं भाई, अशोक के जो लाट हैं उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि पाल उस जो एक सारनाथ के जो लायन है, कैपिटल है, उसको बनवाया गया दिल्ली में। तो वो जो है, ये सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएँगे अगर ढंग से आप पढ़ेंगे। नृसिंह को कौन नहीं जानता? महिषासुरमर्दिनी को कौन नहीं जानता? बुल को कौन नहीं जानता? तो कुछ तो चीज़ें आप लिख सकते हो ना, उतने से काम चल जाए। एग्जामिनर डज़न्ट रिक्वायर फ्रॉम यू सो मैनी एग्जाम्पल्स। एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं चाहता। एग्जामिनर चाहता है कि आपने, उसको ये लगता है कि आपने समझ लिया है कि नहीं समझा है इस क्वेश्चन को। ठीक है? तो अब नाउ आई फिनिश, आई वाइंड अप दिस वीडियो।